हाँ, कल मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स थे, हमने उसको डिस्कस किया था। वहाँ तक में किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए, या किसी को कोई डाउट या किसी को कोई क्वेश्चन हो। नो सर। कल हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हमने कहा था कि आज हम फेरस अलॉय स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर जो सबसे पहला जो मटेरियल है, जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है, दैट इज स्टील। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्टील? स्टील एक अलॉय है। मैंने आपको बताया था, आपसे पूछा था अलॉय होता क्या है। तो अलॉय होता है कि मोर देन वन या टू या मोर देन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर in a homogeneous form is known as alloy। या ये कह लो कि homogeneous mixture of two or more than two elements or material is known as alloy। तो अब यहाँ पे जो हम सबसे पहला जो मटेरियल लिए हैं दैट इज स्टील। स्टील इज अ फेरस अलॉय। वाई फेरस अलॉय? बिकॉज स्टील का जो मेजर कंपोजिशन है वो आयरन है। ठीक है, आयरन Fe जो मेजर कंपोजिशन है। ठीक है, तो आयरन के बहुत सारे अलॉय हो सकते हैं। स्टील है, कार्बन स्टील है, हाई कार्बन स्टील है। ठीक है, ये भी अलॉय हैं। आपका कास्ट आयरन है, वो भी अलॉय है। ठीक है, तो ये सब क्या है? आयरन के। और भी कोबाल्ट के साथ भी आयरन कंबाइंड होता है, वो हार्डर मटेरियल बनाने में काम आता है। ठीक है, निकल के साथ होता है, टाइटेनियम के साथ होता है। तो ये सब क्या है? ये सब एक अलॉयज फॉर्म करते हैं। हार्डर से हार्डर बन गया तो अलॉय की जगह वो नाम क्या आ जाएगा? सुपर अलॉय। अलॉय से आगे एक वर्ड आता है सुपर अलॉय। सुपर अलॉय भी अलॉय ही है, लेकिन सुपर उसमें इसलिए लगता है ताकि हम उसको इस नॉर्मल जो अलॉय जो बनती है उससे डिफरेंशिएट कर सके। डिफरेंशिएट किस सेंस में कर सके? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज, उस सेंस में वो जो नॉर्मल अलॉयज है उनसे अलग हो जाता है। वो हार्डर मटेरियल की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, और हार्डर मटेरियल और ऐसे यूज जहाँ पे रेसिस्टिंग प्रॉपर्टीज ज़्यादा है, जहाँ पे हीट डेवलपमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सुपर एलॉय की बात हो गई। बहुत आगे की बात हो गई। अभी हम लोग एलॉय पढ़ते हैं। उसका सबसे पहला जो आपको एलॉय पढ़ना है दैट इज स्टील। स्टील का मेजर कंपोनेंट क्या है? एक है मेजर कंपोजिशन क्या है? एक है आयरन और दूसरा है कार्बन। स्टील में भी बहुत तरह की स्टील्स होती हैं। जब आप लैब के अंदर आओगे, आते आते हो, जब आप लैब के अंदर आते तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हम आपको शो करते हैं। उन डिफरेंट डिफरेंट टूल्स में एक तो आपको ये बताते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का यूज क्या है, पर्पस क्या है। साथ के साथ हम ये भी बताते हैं कि वो टूल्स बना किस चीज का है। कुछ इंपॉर्टेंट टूल तो खास करके बताते हैं, क्योंकि उसका पर्पस उसकी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही होता है। चलिए मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ। एलॉय बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये एग्जांपल ये बताएगा आपको कि टूल या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज कर रहे हो उसकी अहमियत क्या है, उसके मटेरियल की अहमियत क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल आपसे पूछते हैं। बहुत पूछते हैं या बताते हैं, दोनों चीजें समझ लीजिएगा। ठीक है, समझिएगा। अगर मैं कहूं कि मुझे एक स्टील को एक स्टील जिसमें कार्बन की कंपोजिशन 0.5% है, सपोज। ठीक है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज 0.5% है, वो स्टील हमने एज ए वर्क पीस एज्यूम किया। हम उस वर्क पीस को कट करना चाहते हैं। मान लो वो वर्क पीस एक रेक्टेंगल है, 100 by 50 mm का एक रेक्टेंगल है। वर्क पीस कौन सा है? 100 by 50 mm का एक स्टील जिसमें कार्बन की परसेंटेज 0.5% है, एक रेक्टेंगुलर वर्क पीस है। मुझे उस रेक्टेंगुलर वर्क पीस में से 20 by 20 यानी 20 mm by 20 mm के छोटे वर्क पीस काटने थ्रू थ्रू लेथ मशीन। कोई भी मशीन ले लो, मिल पे काट लो। हम एक एग्जांपल लिए, हमें उसमें 20 by 20 के काटने हैं। मिल पे ले लो, लेथ पे ले लो, या उस पर प्रोसेसिंग करनी, काटना है या प्रोसेसिंग करना, जो भी करना है आपको। ठीक है, यानी आपको 20 by 20 पीसेस की आपको उसमें से निकालने हैं। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा यूनिवर्सिटी से फोन आ रहा है। 1 मिनट।
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली यूनिवर्सिटी से फ़ोन था रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन ऑफ योर सीनियर्स, इसलिए बोल रहा है। ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या कहा, आपके पास एक वर्कपीस है 100 बाई 50 mm की, जिसमें वो वर्कपीस किसकी है, स्टील की है, जिसमें कार्बन परसेंटेज कितनी है 0.5%। मैंने कहा उसके छोटे पीस काटने हैं 20 बाई 20 mm की। आप किसी भी मशीन पे मशीनिंग कर लो, चाहे लेथ ले लो चाहे मिल ले लो, लेकिन मुझे बताइए मशीन कट करती है किसी भी वर्क पीस को या टूल कट करता है? क्या सर? किसी भी वर्क पीस को मशीन कट करती है या टूल कट करता है? सर टूल। टूल। जो इंट्रैक्शन होती है, मशीन तो एक सेटअप है जो एक मैकेनिज्म देता है कि हम इसमें पावर सप्लाई दिए, इसमें ये बेल्ट घूमी, इसमें ये चेन लगा, इसमें ये गियर लगी, वगैरह वगैरह चीजें, ये एक मैकेनिज्म देता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर सपोज ये टूल है, ये हमारे पास अगर वर्कपीस है, अब मैंने कहा इतने बड़े स्टील को आपको क्या करना है, कट करना है, छोटे पीसेस में काटने, ऐसे काटने हैं आपको। तो ये जो इंट्रैक्शन होगी वो ये टूल होगा, ये टूल कट करेगा इसको, ऐसे 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 ये टूल कट करेगा। तो सवाल ये है कि ये टूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, जो इस स्टील जिसकी कार्बन की परसेंटेज 0.5% है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज 0.5% है, उसको काटने के लिए वो टूल की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टील को कास्ट आयरन के टूल से नहीं काट सकते। आ रही बात समझ में? मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि टूल की कैरेक्टरिस्टिक्स, टूल की प्रॉपर्टीज किसी भी मशीनिंग या प्रोसेसिंग के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो जो वर्कपीस जिसको काटना है उसकी प्रॉपर्टीज से हायर लेवल की होनी चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ द टूल, प्रॉपर्टीज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल, आप स्टील के पीसेस, जिसके मैंने एग्जांपल दी आपको, इसके लिए जो टूल लिया आपने, क्या वो कास्ट आयरन के टूल से कट जाएगा? क्या वो सिंपल जो आपका ग्रे कास्ट आयरन या जो पिग आयरन यूज होते हैं, क्या उनसे कट जाएगा? नहीं कट सकता है। आपको अल्टीमेटली स्टील के ग्रेड से हायर ग्रेड पे जाना पड़ेगा, यानी कि स्टील के ही वर्क पीस को अगर आपको कट करना है तो उसके लिए टूल किसका यूज होगा? स्टील से ऊपर यूज होगा। ठीक है, यानी उसमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होगी। सॉरी, एक मिनट रुको। जी सर, जी सर, जी सर, मैं कॉलेज में हूँ। हाँ जी सर, उनसे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, डायरेक्टर सर को कहना है। ठीक है सर, ठीक है, अभी बता देता हूँ सर, अभी बता देता हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं आपको जो ग्रेड है वो हायर लेनी पड़ेगी किसी भी वर्क पीस को कट करने के लिए टूल की। सिमिलर एग्जांपल एक और लेते हैं। आप लोगों ने कभी फाइलिंग करी है या कोई वर्कशॉप गए हो जहां पे फाइलिंग करते हैं हम लोग, देखा है आपने? यस सर। देखी है पर करी नहीं है। करी नहीं है, देखी नहीं है। हम लोग क्या आते तो हम आपको कराते हैं, ठीक है ना। फाइल्स आपने जब देखी है तो फाइल का मटेरियल सिंपल आयरन तो होता नहीं है, देखा भी होगा। कई जगहों पे यूज करते हैं, छोटे छोटे आपका जो इंस्ट्रूमेंट, जो ये क्या नाम है, जो मोबाइल वगैरह बनाते हैं, यहाँ पे भी फाइलिंग यूज करते हैं। कहीं कहीं पे छोटा पतला सा एक फाइल आता है, बहुत पतली सी आती है, वो उसको घिस देते हैं, वो भी फाइल ही होती है। एक्चुअली वो फाइन फाइल होती है कि जब जितना जितना महीन से महीन होगा उतना फाइन वो सरफेस को वियर करेगा, ठीक है ना। फिनिशिंग के लिए हम फाइलिंग क्यों करते हैं? फॉर द फिनिशिंग ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो सवाल ये है कि अगर मैं स्टील मटेरियल की अगर फाइलिंग करूं, उसके सरफेस को फिनिश करूं, और फाइल का मटेरियल स्टील से लोअर ग्रेड का होगा, तो फाइल होगी नहीं। उल्टा क्या होगा, अगर स्टील जिसका ग्रेड 0.5% कार्बन है और उससे नीचे के ग्रेड से अगर आप फाइल करोगे, टूल यूज करोगे, तो क्या होगा, सरफेस ऑफ द वर्कपीस अच्छा ना होने के बजाय
जो आपका टूल है वही घिसना शुरू हो जाएगा, उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं? यस सर। तो यस सर। इसका मतलब Yes, ये है कि किसी भी sir. किसी भी वर्कशॉप में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जहां पे भी मशीनिंग और वर्कपीस और टूल ये कॉम्बिनेशंस यूज होते हैं, वहां पे मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स का नोन होना, जानकार होना बहुत जरूरी है। आप लोग जब मार्केट जाते हो, स्टील तरह तरह की मिलती है। आप चावड़ी बाजार चले जाओ, आपकी किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स की स्टील मिलती है। उनके कॉस्ट में इतना का डिफरेंस होता है। क्यों होता है? क्यों अलग अलग ग्रेड की मिलती है? ठीक है, इसका कारण ही यही है कि वो एज पर द एप्लीकेशन ऑफ द मशीनिंग, जिसकी भी आप मशीनिंग करोगे, जिस भी वर्क की, उसके हिसाब से उसमें परसेंटेज ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं, अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन है, दूसरा अगर निकल की बात करोगे तो निकल है। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं? ये उसको कॉस्टलियर भी बनाते हैं और हर की ग्रेडिंग भी बनाते हैं, अलग अलग बनाते हैं एज पर द यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यही चीज आपका स्टील है। स्टील बेसिकली क्या करता है? स्टील हम वर्कपीस भी यूज करते हैं और स्टील का हमारे पास टूल्स भी यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टील को अगर आपको मशीनिंग करना है तो आपको हायर ग्रेड की स्टील यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, उससे हायर ग्रेड की। एक दूसरा, अब मैंने सेकंड एग्जांपल लिया फाइल की। फाइल से जो आपकी फाइलिंग होती है, जो आपकी फाइल होती है, फाइल से हम स्टील की सरफेस की क्वालिटी हम ठीक अच्छी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है वो फाइल हाई कार्बन स्टील का बना होना चाहिए। लो या मीडियम कार्बन स्टील का अगर फाइल बना होगा तो वो स्टील के सरफेस पे वो काम नहीं करेगा। अरे बस समझे, हाई कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज इन बिटवीन 1.8 to 2 या 1.5 to 2 आप लेके चल सकते हैं हाई कार्बन स्टील के लिए। अगर आप लो कार्बन ग्रेड पे आओगे, लेस देन 1 या लेस देन 1.5, तो आपका वो फाइल बेकार हो जाएगा। फिर वो क्या होगा, क्योंकि फाइल के अंदर क्या होता है, एक फाइल एक रॉड होती है, उसका सरफेस फ्लैट भी होता है, राउंड भी होता है, अलग अलग शेप में आते हैं, और उसमें क्या होते हैं, कटिंग्स होके रखी होती है, कटिंग्स हुई होती है, जिसकी हेल्प से जब किसी दूसरे सरफेस को रब करते हैं तो क्या होता है, वहां पे सरफेस वियर होता है और वो सरफेस जो है फ्लैट होता है। जो भी आपकी क्वालिटी है, सरफेस की क्वालिटी अच्छी होती है, यानी कि हम वहां पे जो सरफेस क्वालिटी जो वर्कपीस की है उसको ठीक करते हैं। ठीक है, तो अगर वो हाई कार्बन स्टील का नहीं होगा तो उल्टा वो जो फाइल है उसमें ही आपकी वियरिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी, वो मटेरियल को आपको मटेरियल पे वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेनिफिट्स मैंने बताया कि किसी भी स्टील के लिए या किसी भी एलॉय के लिए अलग अलग ग्रेड यानी अलग अलग परसेंटेज जो यूज होते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के, वो क्यों यूज होते हैं। ठीक है, उनकी ग्रेडिंग से ही उनका पर्पस, उनकी ऑब्जेक्टिव, उनका एप्लीकेशन तैयार होता है। ठीक है, उसी तरीके से मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था स्टील का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आयरन, लेकिन उसमें जो आयरन को स्टील बनाता है वो है कार्बन। कार्बन की परसेंटेज 2 से नीचे होनी चाहिए, इवन 1.8 1.9 से ही नीचे होनी चाहिए, तब तक वो स्टील है। कार्बन की परसेंटेज उस आयरन के अंदर, स्टील के अंदर लेस देन 2 होनी चाहिए, तब तक वो स्टील है। अगर मोर देन 2 हो गया तो वो क्या होगा, वो स्टील नहीं बल्कि कास्ट आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक कास्ट आयरन में मोर देन 2% कार्बन यूज होते हैं आयरन के साथ। दूसरा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन आप इंक्रीज करते चले जाओगे स्टील के अंदर, वैसे वैसे उसकी हार्डनेस बढ़ती चली जाएगी। तो लेस देन 2 में हार्डनेस इतनी तक रहती है जितने में मटेरियल मेरी डक्टिलिटी के साथ प्रोपोर्शनल चलता हो, लेकिन जैसे ही मोर देन 2 जाता है आपकी डक्टिलिटी पे भी फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। मटेरियल डक्टिलिटी से ब्रिटल मटेरियल की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है, क्योंकि हार्डनेस ही बढ़ती रहती है। बढ़ते 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 अब वो ब्रिटलनेस की तरफ चलना शुरू हो जाएगा, तो वो आपका कास्ट आयरन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जो 2% कार्बन तक की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका 2% कार्बन तक में आपके जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं स्टील की, वो यहाँ डिफाइन की गई है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
वैसे तो आप जब किताब में पढ़ेंगे तो 3 ही कैटेगरीज है, लेकिन मैंने जब पढ़ा था तो उसमें 4 कैटेगरीज डिफाइन किए गए थे, ठीक है। एक आपका हो गया डेड माइल्ड स्टील या लो माइल्ड, एकदम लो, वेरी लो, यानी लो, डेड माइल्ड स्टील कहते हैं या लो माइल्ड स्टील भी कहते हैं इसको। दूसरा है आपका माइल्ड स्टील, तीसरा है मीडियम कार्बन स्टील और चौथा है हाई कार्बन स्टील। यानी डेड माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। अब इनमें परसेंटेज की बात करते हैं। लेस देन 0.15% कार्बन, लेस देन 0.15%, उसको हम कहते हैं डेड माइल्ड स्टील, ठीक है। माइल्ड स्टील 0.15 से 0.3% कार्बन के बीच होता है, वो होता है आपका माइल्ड स्टील। मीडियम कार्बन स्टील होती है आपकी 0.3% से 0.8% कार्बन, ठीक है। और हाई कार्बन स्टील मैंने आपको बताया 0.8 टू 1.5%, मोर देन 1 जाएंगे हम टुवर्ड्स द कास्ट आयरन यूज, मोर देन 2 में कास्ट आयरन जाते हैं, 1.8 तक हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये चीजें डिफाइन की गई हैं अलग अलग बुक में, अलग अलग रेफरेंसेस यूज किए गए हैं। तो ये 1.5 से लेकर ये 1.8 तक हम इसको इंक्लूड करते हैं हाई कार्बन स्टील के अंदर। अब ये जो परसेंटेज है इसके बेसिस पे एप्लीकेशन डिफाइन किया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो यूज है उसके बेसिस पे ही आप परसेंटेज को ऐड करते हो। ये कैटेगराइज किया गया, ऊपर थ्योरेटिकल पार्ट है इसलिए मैंने उसको बताया नहीं। आप जब इसका यूज और एप्लीकेशन देखोगे तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज हमने अप्लाई की एप्लीकेशन बताया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील्स का। जैसे आपका माइल्ड स्टील, डेड माइल्ड स्टील का जो यूज है वो सॉलिड जो ट्यूब्स बनती हैं उसको उसकी वेल्डिंग में और उसको बनाने में और थिन शीट और वायर रॉड्स बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है, डेड माइल्ड स्टील का। माइल्ड स्टील फॉर्जिंग में, सब स्टैंपिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है, फिर फॉर्जिंग है आपका, ठीक है। प्लेट्स भी बनते हैं, जो बॉयलर और शिप, जो प्लेट्स ऑफ बॉयलर और जो शिप्स बनती हैं वो माइल्ड स्टील की बनती हैं, ठीक है। इनके रॉड्स वगैरह जो एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए बार और रॉड्स बनाते हैं वो भी यूज होती है। इसके वायर भी बनते हैं, स्टील वायर जो होती है, जैसे आपने देखा होगा 2 तरह की वायर बनती है, कास्ट आयरन की बनती है, इसकी भी बनती है, ठीक है। तो स्टील वायर्स बनती हैं, जब आप छतों का जब लैंटर वगैरह डलता है तो जो वायर के रॉल्स आते हैं वो सब माइल्ड स्टील के ही होते हैं, ठीक है। आपका मीडियम कार्बन स्टील होता है, लेकिन मीडियम कार्बन स्टील के भी वायर्स बनते हैं, लेकिन वो वायर होते हैं कॉस्टली आते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका यूज टेंसाइल ट्यूब्स बनाने में किया जाता है मीडियम कार्बन स्टील। तो ये बहुत सारे आपके मीडियम कार्बन स्टील के यूजेस दिए गए हैं, ठीक है। आपका हाई कार्बन स्टील, अब हाई कार्बन स्टील के अंदर भी आप देखेंगे तो डाइज, आपका ब्लेड्स, आपका चीजल वगैरह जो यूज करते हैं, आपको जब हम डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप के जो शॉप्स हैं उनके अंदर पढ़ाएंगे तो चीजल भी यूज होता है कारपेंट्री में। जैसे आपने देखा होगा कारपेंटर क्या करता है, वो हैमरिंग से, हैमर से एक ऐसा रॉड जैसा होता है, उसके अंदर आगे कटिंग एज होती है और वो क्या करता है उसको हैमर करता है और वुडन ब्लॉक में से जो वुड है वो आपका रिमूव होता है, तो उस टूल्स को हम चीजल कहते हैं। तो वो चीजें भी हाई कार्बन स्टील से बनी होती है, ठीक है। आपका ब्लेड्स हैं, आपका हैमर्स है, आपका डाइज है, आपका इसमें आपका देखो हाई कार्बन स्टील देखो 1.4 फाइल से देखो 1.3% में आपका फाइल्स यूज होता है, ठीक है। 1.5% में भी फाइल्स यूज होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आपके कार्बन के परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपकी स्टील की क्लासिफिकेशन है। समझ आया स्टील? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। एनीवन, किसी को कोई डाउट नो हो तो सर। बताओ। चलिए, इसके बाद आता है आपका कास्ट आयरन। मैंने आपको स्टील के साथ साथ पैरेलली आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दिया कि कास्ट आयरन होती क्या है। कास्ट आयरन आयरन का ही एक फॉर्म है जिसके अंदर जो कार्बन की परसेंटेज है वो मोर देन 2% चली जाती है, ठीक है। इसको बनाने में आपका एक और नाम आता है आयरन का, दैट इज पिग आयरन। पिग आयरन बेसिकली जो एक रॉ मटेरियल जो ओर्स है, जो जब हम आयरन के ओर से एक्सट्रैक्टिंग करते हैं तो स्मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर आपका एक क्वालिटी ऑफ आयरन मिलता है जिसको हम कहते हैं पिग आयरन, ठीक है। ये डायरेक्टली यूज पिग आयरन का हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि इसको फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं फर्नेस के बाद, जो हम ब्लास्टिंग फर्नेस होती है या कुपोला फर्नेस जो हम पढ़ेंगे आगे, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं मटेरियल को या एक्सट्रैक्टिंग करते हैं मटेरियल्स की या फिर प्रोसेसिंग करते हैं। तो हम उसके बाद
उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हम मटेरियल से निकाल लेते हैं। तो पिग आयरन भी यही है, जो आप एक्सट्रैक्टिंग ऑफ ओर्स करते हैं, आयरन के जितने भी ओर्स हैं उनसे जब एक्सट्रैक्टिंग करते हैं तो एक स्मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर आपका एक आयरन का एक कैटेगरी मिलता है जिसका नाम है पिग आयरन। पिग आयरन हमारा डायरेक्टली यूज नहीं होता है, कास्टिंग में यूज नहीं होता है, इंप्योरिटीज बहुत होती हैं, उसकी क्वालिटी अलग होती है। फिर हम उसको फर्दर प्रोसेसिंग कर करके कास्ट आयरन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन को ऐड वगैरह कर करके, ठीक है। तो इसमें जो आपका कास्ट आयरन है इसमें वेरिएशन क्या है कार्बन परसेंटेज की, 2 to 4.5%। ये भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट इसके भी कैटेगरीज हैं कास्ट आयरन के। 2 to 4.5% पर आपका ये होता है। इसके अंदर आपका सल्फर भी मिला हुआ है, इसके अंदर आपका सिलिकॉन भी मिला हुआ है, फास्फोरस भी मिला हुआ है, मैग्नीज भी मिला हुआ है, ठीक है। पर इनके जो परसेंटेज है उसको बहुत कम है रादर देन कार्बन। सब 0 पॉइंट में है, लेकिन कार्बन 2 to 4.5% है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो आपका मेजर कंपोनेंट है दैट इज आयरन, यहाँ पर भी आयरन ही है। देखिए जो कास्ट आयरन है वो डिफरेंट डिफरेंट, ये भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल है। सबसे पहला तो आपका ग्रे कास्ट आयरन है। ग्रे कास्ट आयरन में ग्रेफाइट, जो कार्बन के जो कार्बन की परसेंटेज है वो ग्रेफाइट के फॉर्म में अवेलेबल होती है, और जब इसको हम कट करते हैं इसके पीसेस को, तो जो इसका एंड जो दिखता है, जहाँ से कटिंग करते हैं, जब इसका एंड दिखता है तो वो आपको ग्रे कलर में दिखेगा। ग्रे कलर का मतलब हो गया ग्रेफाइट के मिक्सचर की वजह से उसमें जो ग्रेइश कलर है वो शो होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग फाउंड्री वगैरह में यूज करते हैं, इसको हम लोग फाउंड्री में यूज करते हैं, आपका जो है क्या नाम है, और भी कई जगह पे, क्योंकि इसमें जो कार्बन की परसेंटेज है वो होती है आपकी 3 to 3.5%। ये जो कार्बन की परसेंटेज दी है, द कार्बन कंटेंट इन द कंबाइंड फॉर्म में वेरी फ्रॉम 0.3% to 0.9%, ये कंबाइंड फॉर्म है, लेकिन एग्जैक्ट जो कार्बन की जो परसेंटेज है वो आपका नीचे शो किया हुआ है, दैट इज इट वेरीज फ्रॉम कार्बन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट वेरीज फ्रॉम 3 to 3.5% एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट मे वेरी एज सिलिकॉन 1 to 2.75%, phosphorus 0.15 to 1%, sulfur 0.02% to 0.15% and manganese 0.4 to 1%, ठीक है। ये आपका ग्रे था। फिर आपका कास्ट व्हाइट कास्ट आयरन है, ठीक है, ये थोड़ा व्हाइटिश कलर में होता है। जब इसको हम तोड़ते हैं तो इसमें जो कलर जो होता है वो व्हाइटिश होता है, ड्यू टू इसके अंदर जो आपके कार्बाइड, जो कार्बन कार्बाइड होता है उसकी वजह से व्हाइट कार्बाइड व्हाइट होता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो जब उसको ब्रेक करेंगे तो वो व्हाइट कास्ट आयरन के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी परसेंटेज का बड़ा चक्कर है, परसेंटेज ही आपको मेन ध्यान रखना है, जो कि अलग अलग जो कार्बन है उनको डिफरेंशिएट करता है। तो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज कार्बन 1.75 to 2.4%, ठीक है। इसमें कार्बन की परसेंटेज थोड़ी कम होती है, 1.75 से 2.4%। सिलिकॉन का दिया हुआ परसेंटेज है, फास्फोरस का भी दिया हुआ है, सल्फर का भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपका मेल्टेड कास्ट आयरन, मेलिएबल कास्ट, ये सब चीजें मैंने दे दी है, ये चीजें आपके सिलेबस में नहीं है। आपके कास्ट आयरन है, इसके अंदर दो जो मेन आपके हैं ग्रे और व्हाइट कास्ट आयरन, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। चलिए अब आइए, जो एलॉय स्टील, वही जो हमने बात करी अभी तक, एलॉय स्टील और स्टील दोनों सेम ही है, ठीक है। जो एलॉय स्टील हमने बात करी, इसके अंदर अभी तक मैंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बताए थे वो कार्बन ही बताया हमने, ठीक है। मेनली क्या है, कार्बन, आयरन मेजर है, उसके बाद मेनली क्या है, कार्बन, जिसकी वजह से ही आपकी जो प्रॉपर्टीज है मैक्सिमम चेंजेस हो रही है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जो स्टील है या जो आयरन के जो एलॉयज हैं उसके अंदर अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, जैसे सल्फर, फास्फोरस, निकल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, वैनेडियम, और भी चीजें हैं, टाइटेनियम, ये सारी चीजें भी ऐड होती है, बहुत लेस अमाउंट में होती है यूज, ठीक है। तो अब जैसे कार्बन को मैंने बताया, कार्बन के परसेंटेज बढ़ाने से आपकी हार्डनेस बढ़ती है, तो क्या इन मटेरियल्स को डाल देंगे तो इससे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पे चेंज आएगी, किसके, जो आपकी एलॉय बन रहे हैं, तो हर इंडिविजुअल की वजह से उस एलॉय पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे
ठीक है। उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आपको डिफरेंट किसी भी एलॉय के अंदर हम डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज क्यों करते हैं, ठीक है, और जिन मटेरियल्स को हम उसके अंदर इंक्लूड करते हैं उनका इफेक्ट क्या है, यानी दोनों चीजें बात करेंगे, करते क्यों हैं और उसका इफेक्ट क्या होगा, इंडिविजुअल का इफेक्ट क्या होगा, कार्बन को ऐड किया तो कार्बन का इफेक्ट क्या है, निकल ऐड किया तो निकल का इफेक्ट क्या है, कोबाल्ट को किया तो कोबाल्ट का इफेक्ट क्या है, ये चीजें भी हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका किस रीजन की वजह से हम इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम ऐड करते हैं, तो वो चीजें मैंने आपको बता दी, शायद आपका माइंड में भी ओवरऑल आ चुका होगा, ठीक है। सबसे पहला तो आपका है मटेरियल डक्टाइल होना चाहिए, डक्टाइल होगा तो ब्रिटल से बेहतर ज्यादा एप्लीकेशन डक्टिलिटी का होता है, ठीक है। तो एक तो डक्टिलिटी है, दूसरा हार्डनेस है, ठीक है, तीसरा टफनेस है, टू इम्प्रूव कोरोजन रेसिस्टेंस। हाँ, एक और मटेरियल है, हम कई मटेरियल में जो आपका निकल क्रोमियम के जितने भी अलॉय हैं उसका एक ही मकसद है कि हम जहाँ पे पानी है, ऑयल है, वहाँ पे कोरोजन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, या एयर में कई ऐसी जगह, जैसे आप जेट का इंजन ले लो, अगर जेट का इंजन नॉर्मल स्टील से बना लो या हाई कार्बन स्टील से बनाओगे और उसमें निकल क्रोमियम के अलॉयज नहीं होंगे तो क्या होगा, उनमें जंग लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। शिप का जो इंजन है वो ले लो, वो जंग लगनी शुरू हो जाएगी, यानी उसमें कोरोजन आ जाएगा, हरी बात समझ में, रस्टिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए, यानी कोरोजन रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम लोग एडिशन करते हैं अदर मटेरियल्स का, अदर मेटल्स का, ठीक है। आपका वियर रेसिस्टेंस, उसकी वियरिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी हम लोग अदर मटेरियल्स को ऐड करते हैं, टू इम्प्रूव कैपेबिलिटी टू रिटेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एट हाई टेम्परेचर पर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज ना हो, यानी टेम्परेचर की वजह से उसके माइक्रो स्ट्रक्चर में कोई चेंज ना हो, इसके लिए भी हम उसमें बाहर से मटेरियल ऐड करते हैं उसको एलॉय फॉर्म करने के लिए, टू इम्प्रूव कटिंग एबिलिटी एंड एबिलिटी टू रिटेन शेप, टू प्रमोट फाइन ग्रेन साइज, टू इम्प्रूव केस हार्डनिंग प्रॉपर्टी। तो ये डिफरेंट आपके कंडीशन थे जिसके लिए हम क्या करते हैं, जो एलॉइंग एलिमेंट होते हैं उनको ऐड करते हैं। अब सवाल ये है उन एलॉइंग एलिमेंट का इफेक्ट क्या होगा, तो उनका इफेक्ट यहाँ दिया हुआ है, निकल है, क्रोमियम है, कौन कौन से हमने चूज किया, निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट, मैंगनीज, सिलिकॉन, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, वेनेडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, कॉपर, नियोबियम, इतने सारे आपके अलॉइंग एलिमेंट हमने इसमें मेंशन किए हैं। कार्बन आपको मैंने बता ही दिया सबसे जो मेन था। हर का इफेक्ट क्या है, जैसे अब अगर मैं निकल की बात करूं, तो निकल क्या करता है, निकल टफनेस बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, यानी एक्सटर्नल लोड जब आप एक्सियल लोड लगाओगे तो उसके अंदर जो उसकी जो रेसिस्टिंग पावर है वो बढ़ाता है, ठीक है, डक्टिलिटी बढ़ाता है एंड कोरोजन रेसिस्टेंस को भी इंप्रूव करता है। तो ये इस तरीके से आपके मैंने इतने सारे मटेरियल दिए हैं, ये चीजें आपको खुद से पढ़नी है, ये चीजें मैं नहीं बताऊंगा, इतनी सारी चीजें बता दी। तो आपको थोड़ा सा एक बार नोट्स, मैंने नोट्स शेयर किए क्या ये वाले? नहीं सर। नहीं, मैं नो अभी कर सर। देता हूँ, अभी कर देता हूँ, हाँ मैं अभी कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो क्लासरूम पे ये सर? आप, हाँ हाँ क्लासरूम पे ही करूँगा मैं, सारी कम्युनिकेशन क्लासरूम के थ्रू ही होगी, ठीक है। ओके सर। तो मैं शेयर कर देता हूँ इसको, आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट जंप करेंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, इतने तक में, अलॉय तक में। हमारा ये चैप्टर जो अलॉय का था, नो सर। अलॉय में भी फेरस अलॉय वो कंप्लीट हो गया है। नीचे की चीज़ें आपकी पढ़ने के लिए है, जैसे स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं, ये भी एक स्टील का ही अलॉय है। ये सब चीज़ें आपको पढ़ने के लिए है, मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लूँगा। अलॉय टूल स्टील, जो टूल की मैंने बात करी, लो अलॉय टूल स्टील, हाई अलॉय स्टील, ये सारी चीज़ें ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नेक्स्ट क्लास में ये हमारा जो फेरस अलॉय है वो ख़त्म हो जाएगा। सर ये यूनिट 1 थी पूरी? नहीं, यूनिट 1 नहीं है, यूनिट 1 का एक चैप्टर है। यूनिट 1 में 3 से 4 चैप्टर आपको पढ़ेंगे। यूनिट 1 में 2 चैप्टर हैं आपके मेन, सब यूनिट्स बनाए, जो आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें यूनिट 1 में 2 सब यूनिट है, एक है कास्टिंग का और एक है मटेरियल की प्रॉपर्टीज का। अब मटेरियल की प्रॉपर्टीज में 3 चैप्टर है। एक मिनट रुकना, हाँ मैम मैं क्लास में हूँ, 2 मिनट जी, ठीक है ठीक है ठीक
ठीक है मैम। अब मैम एक यूनिवर्सिटी से फ़ोन आया था, दो चीज़ें का, एक एडमिट कार्ड का और एक वो कह रहे थे कि जो डायरेक्टर सर हैं उनको विजय सर से बात करने के लिए कह दीजिए अर्जेंट बेसिस। हाँ, और एक एडमिट कार्ड अर्जेंट बेसिस पे मंगवाने के लिए जा रहे हैं। हेलो, सॉरी। सर हाँ, क्या पूछ रहे थे बताइए। सर आप वो यूनिट 1 का बता रहे थे। हाँ, यूनिट 1 में दो सब यूनिट, एक हो गया मटेरियल की प्रॉपर्टीज और एक हो गई आपकी कास्टिंग की प्रोसेस। ठीक है, तो जो मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर 3 चैप्टर है। ठीक है, एक है आपका आयरन स्टील, फेरस स्टील, ओ सॉरी फेरस अलॉय, एक हो गया नॉन फेरस अलॉय और एक हो गया प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा दी थी। फेरस अलॉय हमारा चल रहा है, इसके बाद एक शुरू होगा नॉन फेरस अलॉय, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुछ प्रोसेस है नॉन फेरस में भी, वो भी बताएंगे। हमारा यूनिट 1 का एक सब यूनिट खत्म हो जाएगा, फिर कास्टिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद यूनिट 1। इसलिए मैं थोड़ा सर फास्ट चल रहा हूँ। नोट्स पूरे यूनिट 1 के हैं या बस अभी आपने जितना करा है उतने के ही है? क्या चीज, ये तो एक पार्ट है, यूनिट 1 का एक पार्ट है अभी। हम और नोट्स शेयर करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि कितने फोन, वो फोन में मैं फोन से खींचता हूँ, मेरे पास हार्ड कॉपी बनी हुई है नोट्स की। एक्चुअली ओके जब मैंने एमपी पढ़ाया था, वो मैंने पढ़ाया था 6-7 साल पहले, जब मैंने ओके न्यू सर। ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं आपके सीनियर्स को पढ़ाता हूँ, फाइनल ईयर को पढ़ाता हूँ, थर्ड ईयर को पढ़ाता हूँ। तो ओके ओके एमपी इस बार से मैंने दोबारा लिया क्योंकि सेशन ऑफ हो गया था, मैंने दोबारा लिया। तो मैंने वो, मेरे पास हार्ड कॉपी पड़ी है, सॉफ्ट कॉपी नहीं पड़ी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर हमारे इस साल कुछ सिलेबस रिड्यूस होगा? बेटे सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा, हो सकता है एग्जाम के पैटर्न चेंज हो जाए। आपके जो सीनियर्स हैं, मैं एक्चुअली एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में भी हूँ, मैं यहाँ इसलिए इतने फ़ोन आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से, क्योंकि आपके सीनियर्स की एग्जामिनेशन होने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, प्रैक्टिकल उनका चल रहा है, तो उनका पैटर्न चेंज हो गया है। सिलेबस वही है, सिलेबस पूरी है। पर सर 3 महीने में इतना सारा सिलेबस कैसे कवर होगा जो पहले 6 थोड़ा मंथ्स में होता था? देखो, 6 मंथ तो कहने की होती थी पहले भी, सेशन तो मान के चलिए आपकी 3 से 4 महीने का ही होता था। हाँ, आपके ऊपर बर्डन है, थोड़ा जल्दी जल्दी कराना पड़ा, मुझे भी जल्दी जल्दी कराना पड़ा। देखो मैंने आज से थोड़ा स्पीड पकड़ा, जब मैंने थोड़ा सा अपना टाइम प्लान बनाया तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होना पड़ेगा, हाँ जी जी। तो उसी के हिसाब से चल रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, कुछ जैसे मेरे सब्जेक्ट में तो कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है, हेक्टिक नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा, और भी सब्जेक्ट हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, उनमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यस। हाँ ठीक है, बट अभी तक ऐसा कोई ये नहीं है यूनिवर्सिटी ने, अभी तक तो किसी भी एग्जाम फाइनल ईयर का हुआ उनके लिए भी नहीं किया। अभी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन होने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, जो प्रपोज्ड है थ्योरी के, जो आपके सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के हैं, तो उनका तो ऐसे ही होगा। बस हाँ, पैटर्न चेंज हो गया, 3 घंटे के पेपर की जगह अब 2 घंटे पहले किए थे, अब 1.5 घंटे भी कर रहे हैं। सर हमारे एग्जाम्स ऑनलाइन ही होंगे ना? बेटे देखो, फाइनल ईयर का ऑफलाइन हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ, फाइनल ईयर का ऑफलाइन हुआ था। जो अभी आपके सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के होंगे उनके ऑनलाइन होंगे। प्रैक्टिकल ऑनलाइन हो रहा है, अभी हमारे यहाँ प्रैक्टिकल भी चल रही है। ठीक है ना? ओके। तो हाँ ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। अटेंडेंस सबने फिल सर कर दी मुझे? हाँ बोलिए। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा था, अटेंडेंस लगा दो। भाई अटेंडेंस लिंक तो मैंने भेजी थी, मैं बट वो दोबारा अभी भेजूँ क्या? व्यू ओनली, हाँ दोबारा भेज दो सर। नहीं, व्यू ऑनली नहीं किया मैंने, क्लास के बाद मैं उसको करता हूँ व्यू ऑनली। ओके सर, भेज दो दोबारा। एक मिनट।
अटेंडेंस लगा लीजिएगा भाई प्लीज। देखिए बाद में फिर बड़ी परेशानी हो जाती है। और मुझे भेज दीजिएगा हर्षित, आपने ले लिया 50 स्टूडेंट थे, 50 लोग थे मेंबर्स। भेज दी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। किसी को मैं अभी आपको तुरंत के तुरंत मैं यूनिट 1 का ये भी भेज देता हूँ। यूनिट 1 _1 के नाम से है। इसमें यूनिट 1 _2 भी भेजूंगा मैं। जब मेरा ये खत्म हो जाएगा तो हम उसको भी भेज देंगे, ठीक है। मैं गूगल क्लासरूम पे शेयर कर रहा हूँ नोट्स। किसी को अलॉइंग एलिमेंट और स्टील में कोई दिक्कत तो नहीं होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके आसपास की चीज़ें हैं। नहीं भी हैं तो भी आप देखते ही होंगे, कभी किसी का हर के पास गाड़ी भी होगी, जो घर में भी यूज। अब देखो आप स्टील हम पढ़ा रहे हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है 2 एप्लीकेशन जो घर में यूज होता हो स्टील का कहीं पर? कोई भी? सर टेंसिल्स। एग्जैक्टली सबसे पहला जो घर के जो बर्तन हैं वो किस चीज के होते हैं? वो स्टील के होते हैं, ठीक है। अब देखो वो स्टेनलेस स्टील है, और स्टेनलेस स्टील की एक खासियत है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, उसको जो कोरोजन होता है उससे बचाते हैं। तो आप बताइए, जो नॉर्मल स्टील जो होता है उसमें तो कोरोजन लग जाता है, यानी कि रस्टिंग हो जाती है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन में रस्टिंग लगती है? मुझे बताइए, लगती तो आप लेते? नहीं लेते। सही कह रहा हूं ना मैं? तो ऐसे बहुत जगह हैं जहां पे घरों में भी स्टील यूज होता है, ठीक है। नोट्स चलिए, मैंने आपको नोट्स सेंड कर दिए हैं, सभी को मिल जाएंगे, ठीक है। बस बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम नॉन फेरस पे जंप करेंगे, ठीक है। मैंने शेयर कर दिया है, इसलिए शेयर किया है कि जो जो पॉइंट जो मैंने आपको बताया, परसेंटेज जो अलॉइंग एलिमेंट है उसको आप खुद से पढ़ लेंगे एक बार। किसी को कोई दिक्कत होगा तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लें, वैसे सर दिक्कत नहीं आप होगा बहुत क्लियर। हम बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, आप प्रॉपर्टीज के भी नोट्स अपलोड करोगे अभी, जो इससे मैंने पहले वाला? मैंने पूरा के पूरा नोट शेयर कर दिया, जितनी चीजें मैंने अभी तक पढ़ाई है और जो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ओके सर, ओके। फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्लास टिल टुमारोज क्लास मैंने नोट शेयर कर दिए। ओके सर, थैंक ठीक है, जो चीजें पढ़ा रहा हूं मैं वो मैं आपको साथ के साथ नोट शेयर करता रहूंगा, ठीक है। यू। यस सर।